और उसको भेजो ना, लाइव करेगा। लाइव है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आ रही आवाज? गुड आफ्टरनून युवराज, सुमित, अमित, काजल, रंजन, आशीष, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया? हाँ, गुड इवनिंग नीतीश। बस आ गया हूँ रंजन आपके सामने। खुश रहिए सारे लोग। संतोष, मुन्ना, रवि, वही पुराने। हाँ, सर्वेश, सुनैना, अजय, शिवम, अनीशा, सारे वही पुराने कुछ बच्चे दिख रहे हैं। देख, अनीशा, अशोक, साक्षी, सोनू, राहुल, चंचल, काजल, सर्वेश, सिमरन, सुमित, ये सब तो जाना पहचाना नाम है। हाँ, भावना, राहुल। चलिए, मैं भी आप लोगों को देखकर खुश हो गया। हाँ, श्रेया, मोहित, नीतीश, ठीक है ठीक है। हाँ, धन्यवाद, सब बढ़िया। हाँ, चलिए, नमन। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं, है ना? हाँ, वेट कर रहे थे आप लोग। ठीक है ठीक है। हाँ, बरेली से। ठीक है, आशीष, दीपिका, अमित, विकास, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन बन गया, बढ़िया है। और बनेगा। देखो, अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड है ना, उसमें थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। कोई भी कंसेप्ट आप जो पढ़ते हैं उसको अब उसको व्यवहारिक संदर्भों में उसका जो प्रैक्टिकल डायमेंशन है उसके साथ जोड़कर सवाल पूछ रहा है। प्रश्न देखने में जटिल लगता है प्रथम दृष्टया, अगर आप देखोगे तो प्रश्न आपको कठिन दिखता है, परंतु अगर आप गौर से, अगर आपके पास आपने बेहतर तैयारी, अवधारणात्मक स्पष्टता के साथ की है तो किसी भी प्रश्न को लिखने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है विकास, चलिए, मुझे भी बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर, है ना? कुछ संयोग ऐसा नहीं बन पा रहा था क्लासेस की वजह से, लेकिन अब हम लोग जस्टिस की क्लास कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ठीक है राजेंद्र, चंचल, प्रीति, मुन्ना, सोनाली, बस मैं बढ़िया हूँ, आप सब बढ़िया हो। आज हम लोग पेपर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना? सामाजिक न्याय का ये जो टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 का है। और अगर आप गौर करोगे तो प्रत्येक वर्ष इस खंड से कम 5 सवाल और अधिकतम 7-8 तक सवाल पूछे गए हैं। हाँ, ठीक है अजय। तो अगर आप गौर करें तो आप देखोगे कि जो हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 का सिलेबस है, सामान्य अध्ययन पेपर 2 का जो हमारा सिलेबस है उसमें कुल मिलाकर 4 टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। अब पिछले बार क्षेत्रवाद का जो टॉपिक है आशीष, उसको करा दूंगा मैं, आप निश्चिंत रहें। और जो सामाजिक सशक्तिकरण, गरीबी है, उसको इसी के साथ ऐड करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सिलेबस अभी देखेंगे तो मैं बता दूंगा, जो पिछला बार छोड़ा नहीं गया था वो इसको अटैच करके, एक क्षेत्रवाद जरूर छूटा है, वो मेरी जिम्मेदारी में करा दूंगा आपको। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 की हम बात कर रहे हैं। देखो, आज पहली क्लास है, पहले जस्टिस के बारे में एक सामान्य अवधारणा बन जाए। प्रश्न क्या है, कैसे आता है, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है, कौन कौन से पार्ट को इसमें अधिक फोकस करना है, प्रश्न का रुझान कैसा है, प्रश्न किस खंड से अधिक बन रहे हैं, है ना? तो ये सब आज बेसिक बातें हैं। हम लोग आज पहली कक्षा है इस पेपर 2 की। जो हमारा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का सिलेबस है उसके पहले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित आयामों को रखा गया है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे पार्ट में अगर आप देखेंगे
तो शासन व्यवस्था संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है। गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट आपके पेपर सेकेंड पार्ट में है। थर्ड पार्ट में अगर आप गौर करेंगे तो सामाजिक न्याय से जुड़े कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल हैं। और अंतिम जो खंड हमारा है प्रश्न पत्र 2 का, वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्न पत्र, हाँ खुश रहिए सभी लोग, प्रश्न पत्र 2 जो है उसमें आप कुल अंक आपके 250 अंक हैं और इसमें कुल प्रश्न की तादाद जो है, प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, विगत 4-5 वर्षों से 20 प्रश्न का एक ट्रेंड रहा है। इन 20 प्रश्नों में भी आपको पता ही है कि हाँ थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम से क्लास डिस्टर्ब हुई थी, है ना। हाँ क्लास रुक गई थी, दोबारा कंटिन्यू करते हम लोग। हाँ हाँ ब्रेक हो रहा था, कुछ यहाँ से टेक्निकल इशू था, अब चल रहा है ऑल ओके, ठीक है ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो पेपर 2 हमारा है उसमें कुल 20 प्रश्न हैं, आप सबको पता है, जिसमें 10 प्रश्न जो हैं आपके 10 मार्क्स के हैं, जिसके लिए आप 150 वर्ड लिमिट में लिखते हैं, और 10 प्रश्न जो हैं आपके वो 15 मार्क्स के हैं, जिसके लिए 250 शब्द में उत्तर लिखना होता है। अब देखिए, अगर गौर से पिछले 5-7 वर्षों के प्रश्न पत्र का अवलोकन करोगे तो आप पाओगे कि यहां पर जो 20 सवाल है उसमें से पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों को मिलाकर अगर आप देखें तो इससे 10 से लेकर 11 सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं, जिसमें 7-8 सवाल जो हैं पॉलिटी से और 2-3 सवाल शासन व्यवस्था से हैं। वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो पिछले 7 सालों 8 सालों में यहां से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन का ट्रेंड बना है। इसके अलावा जो जस्टिस का 10 से 12 आप मान लें, किसी वर्ष ज्यादा भी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सामाजिक न्याय से कम 5 और अधिकतम 7 प्रश्नों का यहां से एक ट्रेंड रहा है। किसी वर्ष 5 प्रश्न, किसी वर्ष, और ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि 5 ही सवाल पूछे गए होंगे, कम से कम 6-7 सवालों का ट्रेंड यहां से रहा है। शासन व्यवस्था और पॉलिटी को क्लब करके हम लोग देख रहे हैं। अगर हम कोर पॉलिटी की बात करेंगे तो 8-9, जैसे मान लीजिए इसको भी अगर ब्रेक कर दिया जाए तो कोर पॉलिटी से 7 से 8 या 9 सवाल हैं, जबकि शासन व्यवस्था से 3 से 4 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। कई बार अगर आप देखोगे पेपर 2 में बहुत इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से सवाल पूछा जाता है, अंतर विषयक दृष्टिकोण, मतलब कि पॉलिटी के सवाल को सोशल जस्टिस से क्लब करता है, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को क्लब करके सवाल बना देता है। यानी यहां पर अंतर विषयक दृष्टिकोण से सवालों की संख्या ठीक ठाक होती है। कई बार इकोनॉमिक्स और जस्टिस को, कई बार इंडियन सोसाइटी और जस्टिस को क्लब करके सवाल बनता है। तो ये जो पेपर 2 हमारा है, थोड़ा यहां पर नेचर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है भाषाई आधार पर, क्योंकि 3-3, 4-4 वाक्यों के प्रश्न रहते हैं। तो कई बार विद्यार्थियों के सामने एक समस्या होती है कि वह प्रश्न की मांग को समझने के क्रम में उनका 2-3 मिनट जो है बर्बाद हो जाता है। जस्टिस जो है थोड़ा इंसाइट की रिक्वायरमेंट करता है, और सामाजिक न्याय से जुड़े पक्ष को पढ़ते वक्त इसमें कुछ टॉपिक जो है उसमें आपको समाज के बारे में भी जानकारी रखनी है, पॉलिटी के बारे में भी जानकारी रखनी है, इकोनॉमिक्स के बारे में भी जानकारी रखनी है, और कुछ दार्शनिक संदर्भों में भी आपको जानकारी रखनी है। यानी सामाजिक न्याय थोड़ा आगे हम लोग इसको और डिटेल पढ़ेंगे। थोड़े यहाँ प्रश्नों की जो संख्या है, भले वो कम या ज्यादा वो बाद की बात है, थोड़ा प्रश्न जो है वो गहराई लिए होता है, परंतु ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो ट्विस्टेड फॉर्म में रहते हैं। अब देखो, विगत वर्षों में यूपीएससी कर क्या रहा है, तो वो ऐसे विषयों से प्रश्नों की संख्या अधिक कर रहा है जो कन्वेंशनल टॉपिक के पार्ट नहीं है। जैसे हम में से अधिकतर छात्र, जब आप तैयारी करते हो,
आप में से अधिकतर छात्र पढ़ते वक्त जो जीएस के परंपरागत टॉपिक हैं आप उस पर आवश्यकता से अधिक बल देते हो। जैसे हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक हैं जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, इसलिए इनका अपेक्षाकृत महत्व अधिक है। जैसे हम बात करें ज्योग्राफी की, हम बात करें हिस्ट्री की, हम बात करें पॉलिटी की, हम बात करें इकोनॉमिक्स की, हम बात करें साइंस और साइंस एंड टेक की। इसके अलावा करंट बेस्ड जो भी घटनाक्रम है, करंट अफेयर्स, ये एक ऐसा डोमेन है जो प्री और मेंस में दोनों में कॉमन है। जबकि एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जाम एक्सक्लूसिव सिलेबस में कुछ पार्ट हैं। जैसे हम बात करें जीएस पेपर 1 में तो वो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है। पेपर 2 में अगर आप देखें तो यहां पर सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस का पार्ट है। यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। पेपर 3 में अगर आप देखें तो पेपर 3 में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट है, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी है। इसके अलावा पेपर 4 कंप्लीटली कहां का पार्ट है? मेंस एक्सक्लूसिव सिलेबस का पार्ट है, यानी सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा का पार्ट है। एथिक्स, जिसको आप एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब देखिए हो क्या रहा है, एग्जाम का जो ट्रेंड है क्वेश्चन का, क्यों टफ लग रहा है, उसके पीछे कई कारण है। एक तो प्रश्न जो है वह बिल्कुल सामान्य बोध के आधार पर लिखने वाले प्रश्नों की संख्या घटा रहा है आयु, और ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहा है। जैसे हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा असमानता है, विसंगतियां हैं, लोगों के पास पैसा है, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं। तो ऐसी स्थिति में आम बच्चों की भी देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में पहुंच हो पाए तो कहीं ना कहीं एक लेवल जो पैरेलल एक फील्ड बनानी है जहां पर सभी बच्चे जो हैं एक संदर्भ में एक समान स्तर पर आए। अदरवाइज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं या जो अच्छे घरानों से बच्चे वही सिलेक्ट होंगे। तो जो प्रश्न है वह इस प्रकार सेट किया जाता है जिसमें सिर्फ आपने कोई पढ़ाई किसी संस्थान से कर ली है तो आपके लिए ऐसा नहीं कि आप उस प्रश्न करने की स्थिति में होंगे। अगर आपको वास्तव में उस पढ़े हुए विषय की व्यावहारिक समझ है, समसामयिक घटनाओं से आप उसे कितना जोड़ पाते हैं, अगर इन सब पक्षों के बारे में आपको जानकारी है तो आप प्रश्न बनाने की स्थिति में होंगे। राजेंद्र, वही मैं आ रहा हूं कि क्वेश्चन क्यों समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए पहले तो ट्रेंड देखते हैं। ये जो प्री और मेंस के सिलेबस हैं इन पर आप आवश्यकता से अधिक बल देते हो अपनी तैयारी के दौरान। आप में से अधिकतर छात्र अपनी तैयारी का मोर देन 80% इन्हीं विषयों को दिन रात पढ़ते रहते हैं, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, पॉलिटी हो, अर्थव्यवस्था हो या विज्ञान या करंट अफेयर्स। आपके पास जो कुल समय बचता है उसमें से मुश्किल से 20% समय आप इन जो नॉन कन्वेंशनल टॉपिक हैं, जो मेंस एक्सक्लूसिव सिलेबस के पार्ट हैं, उस पर आप खर्च करते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पेपर 1 में, जस्टिस पेपर 2 में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी समसामयिक को छोड़ दें तो कन्वेंशनल आप नहीं पढ़ते, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, आंतरिक सुरक्षा और नीति शास्त्र। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है यूपीएससी कि ये जो कन्वेंशनल जीएस के टॉपिक हैं इससे वो मुश्किल से विगत वर्षों में 28 से लेकर 32% सवाल सेट कर रहा है। यानी अगर 1000 नंबर का चारों पेपर है, हमारे एंड से ब्रेक नहीं हो रहा है विशाल, सही जा रही है, जो 1000 नंबर का पेपर है जीएस के चारों पेपर, उसमें से 28 से 32%, कभी 28%, कभी 32%, कभी 30%, कभी 29%, ये कन्वेंशनल टॉपिक से सवाल रह रहे हैं। जबकि लगभग 70%, 68 से लेके और 70-72% तक सवाल जो है वो नॉन कन्वेंशनल जीएस के पार्ट से पूछ रहा है। यानी कि जो गैर परंपरागत हमारे जीएस के पार्ट हैं वहां से सवाल बन रहा है।
अब चूंकि कोचिंग संस्थान छात्र सभी अपनी तैयारी के क्रम में इन्हीं विषयों पर ध्यान देते हैं, तो आयोग विगत 5-7 वर्षों में इन विषयों की तुलना में गैर जो मुख्य परीक्षा के जो एक्सक्लूसिव मुख्य परीक्षा वाले विषय हैं उनसे अधिक सवाल दे रहा है। और यहीं से अप्रोच के पार्ट पर आपको पहली सावधानी यह रखना है कि हम जीएस के संपूर्ण सेगमेंट का स्टडी करें। हम अपनी सुविधा, पसंद नापसंद के अनुसार किसी भी विषयों को न अधिक पढ़ें न कम पढ़ें। हम अच्छे परीक्षार्थी बने न कि अच्छे विद्यार्थी, क्योंकि अगर अच्छा परीक्षार्थी आप होंगे तो आपको सभी विषयों की एक व्यवस्थित समझ होगी। यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, हम नहीं जानते उसकी स्ट्रैटेजी को। हो सकता है कि अगली बार वह किसी एक खंड से प्रश्नों की संख्या और अधिक कर दे या उस खंड से प्रश्न ही ना बनाए। कहने का मतलब, पूरी समझाने का निहितार्थ यह है कि आप पूरे जीएस के चारों पेपर का थॉरली स्टडी करें। ऐसा ना हो कि किसी विषय को आपने, जैसे इतिहास भूगोल अच्छा लगा तो उसे इतना पढ़ लिया और सामाजिक न्याय, आंतरिक सुरक्षा, नीति शास्त्र, ये सब विषय की उपेक्षा कर दी। ऐसी रणनीति आपके लिए मुश्किल उत्पन्न कर सकती है। तो किसी भी विषय को न ज्यादा पढ़ें न कम पढ़ें। पेपर 2 में चारों खंड हैं, चारों पार्ट को आपको व्यवस्थित रूप में पढ़ना है, चाहे वह सामाजिक न्याय का हो, चाहे शासन व्यवस्था हो, चाहे राज्य व्यवस्था, वो संविधान का पार्ट हो या अंतरराष्ट्रीय संबंध। जैसे एग्जाम्पल से समझें, विगत 5-7 वर्षों में 4 ही प्रश्न आ रहा है अंतरराष्ट्रीय संबंध से। हो सकता है कि अगले वर्ष यहां से 7 सवाल दे आयोग। तो आप अपनी तैयारी को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि ऐसा ना हो कि आप जो है वह किसी विषय को पढ़ लें अधिक और किसी विषय की उपेक्षा करें। ठीक है, थोड़ा सा सामाजिक न्याय के बारे में एक बार सिलेबस आप देख लो कि इसमें पढ़ना क्या है, ताकि आपको आइडिया लगे। और थोड़ा सा इसका सिलेबस जो है बड़ा अलग टाइप से इसको डिजाइन किया गया है। आपके सामने स्क्रीन पर सिलेबस है किसका, सामाजिक न्याय का, जो पेपर 2 का सिलेबस है। और सामाजिक न्याय में आपको क्या टॉपिक दिया गया है अब आप देखिए। जैसे पहला जो टॉपिक हमारा है वह कहता है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। अब देखिए हिंदी में यहां अभिकल्पन लिखा है, अभिकल्पन की अंग्रेजी जो है डिजाइन होती है, यानी डिजाइन। अब आपके लिए आसान होगा, यह कहता क्या है टॉपिक और इसमें सवाल क्या रहेंगे, पहले आप सिलेबस को थोड़ा समझ लें। कहता है कि गवर्नमेंट जो सरकारी नीतियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, हस्तक्षेप करती है, उसके पीछे प्रयोजन क्या है, विकास के लिए। और विकास एक बृहत्तर अवधारणा है जिसमें सिर्फ आर्थिक विकास शामिल नहीं है, यानी विकास को एक बहुआयामी अवधारणा माना जाता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास सभी कुछ समाहित है। बस अभी शुरू ही हुआ है। यानी सरकार विकास के लिए हस्तक्षेप करती है। अब देखो, आम बोलचाल की भाषा में हस्तक्षेप को हम सकारात्मक कम और नकारात्मक अधिक लेते हैं, है ना। जैसे आम बोलचाल की भाषा में जब आप कहते हो कि वह मेरे घर के मामलों में हस्तक्षेप करता है, इसका मतलब आपकी अनुमति के बिना या बिना किसी प्राधिकार के वह आपके घरेलू मामलों में अनावश्यक दखलंदाजी करता है। शब्द पर आप जाएंगे, गौर करेंगे, सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप। जब सरकार इस प्रकार का आचरण करती है तो उसके पीछे प्रयोजन क्या है, पहले इसको समझना है कि एक बृहत्तर जन समुदाय के लाभान्वित करने हेतु, उनके कल्याणार्थ सरकार समय समय पर पॉलिसी इंटरवेंशन करती है, नीति बनाती है, योजना बनाती है, कार्यक्रम बनाती है और विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए वह हस्तक्षेप करती है। हो सकता है कि यह हस्तक्षेप किसी समुदाय विशेष के लिए या कुछ लोगों के लिए या किसी वर्ग विशेष के लिए वह उचित न लगता हो, परंतु इसके पीछे प्रयोजन क्या है कि बृहत्तर जन समुदाय के कल्याण की भावना हो।
इसे एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए सरकार को विकास परियोजना के लिए कोई औद्योगिक संयंत्र स्थापित करना है और उन औद्योगिक संयंत्र की स्थापना जनजातीय बहुल क्षेत्रों में होगी, और ऐसी स्थिति में सरकार वहां से अगर संयंत्र की स्थापना करेगी तो कहीं ना कहीं जनजातियों का विस्थापन होगा। अब आप सोचिए कि जनजातियों का विस्थापन होगा, हो सकता है 1000-2000 लोगों का विस्थापन हो रहा है, उससे उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो भी हित है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। और ऐसी स्थिति में क्या सरकार का उद्देश्य उन जनजातीय समुदाय के हितों को प्रभावित करना है, या अगर 1000-2000 लोगों के विस्थापन के बावजूद अगर कोई वहां बड़े औद्योगिक संयंत्र लगे जिससे अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो, तो उससे सरकार एक बेहतर जन कल्याण के लिए कार्य कर सकती है ना। यानी कहीं ना कहीं सरकार जब हस्तक्षेप करती है तो इसके पीछे सरकार की मंशा ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना, बल्कि एक बेहतर जन समुदाय के लाभान्वित करने हेतु उनके कल्याणार्थ सरकार समय समय पर नीति बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, योजना बनाती है, और उसके द्वारा वह विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करती है। आम बोलचाल की भाषा में हम हस्तक्षेप को भले ही नकारात्मक माने, लेकिन सरकार की नीतियों के संदर्भ में इंटरवेंशन एक पॉजिटिव टूल है, एक सकारात्मक उपकरण है, जिसका उद्देश्य क्या है, विकास के लाभों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करना, समाज के वंचित वर्ग जो भी हैं, उपेक्षित, शोषित, दबे कुचले वर्ग, उनको लाभान्वित करना। यानी सरकार अगर ऐसा हस्तक्षेप करती है तो उसके पीछे अधिक से अधिक लोगों के कल्याण की भावना निहित है। अब देखो प्रश्न यहां से कैसे बनेंगे, पहले सिलेबस को आप समझें। यानी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किस हेतु हस्तक्षेप, विकास के लिए। अब ध्यान रखना यहां विकास का प्रयोजन क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, हर क्षेत्र में। प्राय विकास को हम आर्थिक शब्दावली में शामिल कर लेते हैं और हम समझते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि को हम विकास कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। विकास एक बेहतर अवधारणा है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को हम समाहित करते हैं। तो सरकार अब कर क्या रही है, विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए वह नीति बनाती है, योजना बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, और उसके माध्यम से या विभिन्न प्रकार के विधि बनाती है, कानून बनाती है, उपबंध लाती है, और उसके द्वारा वह हस्तक्षेप करती है। कई बार बाजार की अनियमितताओं से बचाना भी सरकार का उद्देश्य होता है कि बाजार में कुछ प्रमुख लोगों, हस्तियों, कंपनियों का वर्चस्व या एकाधिकार स्थापित न हो जाए। अतः समय समय पर सरकार द्वारा पॉलिसी इंटरवेंशन की जाती है। अब देखिए सिलेबस के दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, और उनके अभिकल्पन यानी डिजाइन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय सरकार कर क्या रही है, नीति बना रही है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार नीति बनाती है, और इस क्रम में हो सकता है कि वह महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करे और कहीं ना कहीं महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था वह प्रोवाइड कर दे। हो सकता है कि एक संदर्भ में पुरुष समाज को इसको लेकर आपत्ति हो, परंतु बेहतर महिलाओं के कल्याण के लिए ऐसा करना सरकार को उचित लगता है, लोकतंत्र के प्रभावी एवं व्यवस्थित संचालन के लिए। एक अति संवेदनशील वर्ग के रूप में महिलाएं, उनको मुख्य धारा में समावेशित करने के लिए तो सरकार विकास के लिए हस्तक्षेप करेगी। तो अब विमेन एम्पावरमेंट के लिए वह डिजाइन बनाएगी कि कौन कौन सी योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां बनाएंगी, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगी। तो यहां पर किसी भी पॉलिसी मेकिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कोई भी नीति बनाते हैं तो नीति निर्माण के विभिन्न चरण होते हैं, विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि सबसे पहले आप कोई उपकल्पना या विचार या कोई ना कोई एजेंडा सेट करते हैं, लक्ष्य सेट करते हैं, उस लक्ष्य के अनुरूप आप एनालिसिस करते हैं,
फिर एनालिसिस करने के बाद आप डिजाइन बनाते हैं, फिर डिजाइन बनते ही आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपके सिलेबस में क्या लिखा है कि जो भी हस्तक्षेप है उनके अभिकल्पन यानी डिजाइन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विशेष। अगर देखो डिजाइन यानी रूपरेखा, अगर कार्यक्रम की रूपरेखा ही सही नहीं हो, डिजाइन ही सही नहीं हो, तो वह कार्यक्रम बेहतर रूप में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और अगर एग्जीक्यूट कर भी दिया तो वह व्यवस्थित जो भी आपकी चाह थी, इच्छा थी, या जो भी आपका लक्ष्य था, वह उसको प्राप्त कर पाने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाएगा, है ना। यानी जब सरकार नीतियां बनाती है, भैया मेरे दीपक, जो भी लोग आप लोग लिख रहे हो इंडियन सोसाइटी का, वो मुझे पता है, इसी क्लास के बीच में आपका वो करा दूंगा। तो अब आगे लगातार क्वेरी वही एक टॉपिक को लेकर 50 सवाल कृपया न पूछे। जो क्षेत्रवाद वाला टॉपिक है वो मैं आपको अलग से कराऊंगा, और जो अन्य रिमेनिंग 2 टॉपिक थे वो यहीं पर जस्टिस के साथ क्लब होकर पूछा जाएगा। थोड़ा सा पहली क्लास है, पहले विषय के गहराई को समझ लो, सिलेबस को समझ लो, है ना। क्वेश्चन तो दागना आपका अधिकार है, और ये बैच तो सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाला बैच है, तो प्रश्न का जवाब भी मिलेगा। लेकिन पहले जो है, पहले समझ लेते हैं, फिर जो है PSIR ऑप्शनल मैं नहीं लेता, उसके बारे में राजेंद्र आप पता कर ले, है ना। हम लोग आते हैं मूल मुद्दे पर। कितने मार्क्स का आता है सब बता चुका हूं। 5 से लेकर 7 सवाल अगर हैं तो औसत अगर 10 और 15 का 12.5 भी निकालेंगे तो 60 से लेकर 80 नंबर के सवाल यहां से आते हैं, है ना। प्रश्न पहली क्लास से 1-2 क्लास हो जाए, पहले कुछ पढ़ा दूं, अगर उसमें आपके उत्तर न मिले फिर आप प्रश्न पूछें, स्वागत है ना। चलते हैं हम लोग क्या डिस्कस, हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, आखिर पाठ्यक्रम की मांग क्या है। यकीन माने कि जितने भी आपके सिलेबस के टॉपिक है उसमें सबसे कठिन समस्या विद्यार्थियों में अगर किसी 1-2 पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर है तो वह एथिक्स और जस्टिस को लेकर है। अन्य विषयों पर अध्ययन सामग्री, शिक्षक, हर चीज आपको उपलब्ध है, लेकिन ये 2 ऐसे विषय हैं जहां पर समस्या है। अभी बताऊंगा सब। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि सरकार को डेवलप करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, और विकास में सब कुछ समाहित है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सभी प्रकार को से विकसित समाज को करना है, विकास करना है। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। किसके माध्यम से? नीतियों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, विधानों के माध्यम से सरकार हस्तक्षेप करती है। कई बार सरकारी नीतियों के लिए, कार्यक्रमों के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है। तो किसी भी कार्यक्रम के सतत संचालन से पूर्व उस कार्यक्रम से को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। तो पहले एजेंडा सेट किया, फिर एनालिसिस किया, और फिर हम डिजाइन बनाते हैं, रूपरेखा। अगर आपका डिजाइन ही गलत हो गया तो कार्यक्रम अपने वांछित या अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा क्या? जैसे मान लो एग्जाम्पल व्यवहारिक आयाम से आप समझें कि किसी भी पुल का अगर डिजाइन ही खराब हो, कमजोर हो, उसमें कोई ना कोई विसंगति हो, कमी हो, तो वह पुल लंबे समय तक टिक पाएगा क्या? यही चीजें समस्या हो रही है कि सरकार जो पॉलिसी बनाती है, जिसके द्वारा वह इंटरवीन करती है, उसके डिजाइन के पार्ट पर क्या कमियां है, और कार्यान्वयन के पार, अगर मान लीजिए डिजाइन कर लिया और प्रोग्राम को जब हम ग्रास रूट पर एग्जीक्यूट करने गए तो वहां क्या समस्या है, जिस कारण वह कार्यक्रम अपने वांछित या अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सफल नहीं हो पाया। जैसे एग्जाम्पल से और समझो, गरीबी निवारण के लिए भारत सरकार आजादी के बाद से ही प्रयास कर रही है, और इसके लिए विविध कार्यक्रम, योजना, नीतियां बनाई गई। 1970 के दशक में अगर आप देखोगे तो 70 के दशक में विशेषकर गरीबी उन्मूलन पर सरकार ने अधिक एम्फेसिस दिया, अधिक ध्यान दिया, और तब से लेकर लगातार गरीबी निवारण के विविध प्रयास सरकारी महकमों में जारी है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या भारत गरीबी के निवारण में, उन्मूलन में अब तक बहुत हद तक सफल हो पाया है?
जैसे एग्जाम्पल से समझे, परिवार नियोजन कार्यक्रम पढ़ाया था आपको अगर याद हो, पिछली क्लास में 1952 में ही यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? जनसंख्या को नियंत्रित करना, 2 बच्चों के मध्य जो भी जन्म अंतराल है उसको बढ़ाना, कृत्रिम गर्भ निरोध के उपायों से जनसंख्या का नियंत्रण करना। परंतु सच्चाई क्या रही कि 51 से लेकर 81 तक कार्यक्रम प्रवर्तन के शुरुआती 3 दशकों में जनसंख्या घटने की बजाय और क्या हो गई? बढ़ती चली गई। मेंस में कितना वेटेज रहेगा पहले ही बता दिया, 5 से 8 सवाल 250 नंबर में, यानी 70 से 80 नंबर मिनिमम यहां से आएंगे। अब देखो कि सरकार चाहे गरीबी उन्मूलन हो, चाहे परिवार नियोजन हो, चाहे बेरोजगारी उन्मूलन हो, सरकार उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम, योजना, नीतियां बनाते आई है, परंतु उनके डिजाइन के पार्ट पर कुछ ना कुछ कमी रही कि वह उस वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सफल नहीं रहा। गरीबी निवारण में सरकार गरीब हो गई, परंतु गरीबी रेखा से बहुत सारे लोगों को हम बाहर नहीं निकाल पाए। कुछ सफलता भी अवश्य मिली, परंतु जितना कार्यक्रम को लेकर हमारा बजट था उस मात्रा में कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। ठीक है राजेंद्र, पता है मुझे, यूपीपीसीएस में सारे प्रश्न अपने क्लास वाले ही, आईएएस में भी डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट जितना बेस बताया था उसी से संबंधित सवाल है। तो कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, जैसे एग्जाम्पल से समझे, एग्जीक्यूशन के पार्ट पर क्या समस्या आएगी। जैसे मान लो एग्जीक्यूशन, कोई कार्यक्रम बनाया गरीबी निवारण के लिए और उसको इंप्लीमेंट किया, डिजाइन अच्छा है परंतु एग्जीक्यूट करते वक्त भ्रष्टाचार है, लोगों की हम वास्तविक नीड जो भी है, समस्याएं जो है उसको समझ नहीं पाए, लोगों के शिक्षा ज्ञान जागरूकता के स्तर का हमें पता नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कार्यक्रम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में पूर्णतः सफल नहीं होगा। यानी सरकारी नीतियां जो बनाई जाती है उसके पीछे प्रयोजन क्या है? डेवलपमेंट करना, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हर क्षेत्र में। इसके लिए सरकार क्या करती है? तो नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं, विधानों आदि के माध्यम से इंटरवीन करती है, जिसका उद्देश्य क्या है? बेहतर जन समुदाय के संदर्भ में कल्याणकारी नीतियों को लाना, बाजार को अनियमितताओं से बचाना, किसी भी कंपनी या किसी भी एक संस्था या संगठन या कुछ प्रभावी लोगों का बाजार पर नियंत्रण न हो। इसके अलावा उनके लिए डिजाइन जो बनाती है उसमें क्या कमियां हैं, और डिजाइन के आधार पर जो भी पॉलिसी बनी उनके एग्जीक्यूशन के कारण क्या समस्याएं हैं, ये हमारा पहला टॉपिक है। क्लियर हुआ कि ये दूसरा देखिए टॉपिक क्या है? विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। अब देखो यहां पर 2 टर्म लिखा है, एक लिखा है डेवलपमेंट प्रोसेस और दूसरा लिखा है डेवलपमेंट इंडस्ट्री। विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, प्राय जब भी हम विकास प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम सिर्फ आर्थिक क्रियाकलापों को ही शामिल करते हैं, या विकास उद्योग का संदर्भ अधिकतर हमारा क्या होता है? जितने भी कल कारखाने, औद्योगिक संयंत्र या जो भी चीजें विकास प्रक्रिया में शामिल है उनको आप, परंतु विकास अभी जस्ट आपको समझाया क्या है? एक समग्र अवधारणा है। इसमें सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, सामाजिक क्षेत्रक उद्योग, आर्थिक क्षेत्रक उद्योग, यानी जब हम बात करें विकास उद्योग की तो उसमें सिर्फ आर्थिक क्षेत्रक उद्योग ही नहीं शामिल है, बल्कि सामाजिक क्षेत्रक उद्योग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? सामाजिक क्षेत्रक उद्योग है, इनकी भी भागीदारी है। तो विकास प्रक्रिया का पहले तो आपको आशय समझना होगा कि क्या विकास प्रक्रिया को आप सिर्फ आर्थिक संदर्भों में ही देखते हैं या विकास प्रक्रिया को आप एक व्यापक संदर्भ में देखते हैं, पहली बात। दूसरा, जब आप कहते हैं विकास उद्योग तो इसका अभिप्राय क्या है? क्या विकास उद्योग का मतलब सिर्फ जो भी आर्थिक क्षेत्र में प्रवर्तित कार्यरत जो भी उद्योग हैं वही हैं, या सामाजिक क्षेत्र उद्योग को भी? और ये जो पाठ्यक्रम है इसमें हम विकास उद्योग के क्रम में अधिकतर किसको शामिल करेंगे? सामाजिक क्षेत्र उद्योग। अब देखिए यहां पर अगले पाठ में क्या लिखा है कि विकास एक समग्र अवधारणा है, और विकास उद्योग में जो सामाजिक क्षेत्र उद्योग हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है? गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह,
सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी, विभिन्न समूह और संघ, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें विकास प्रक्रिया की, तो आप जानते हैं कि विकास प्रक्रिया में हर क्षेत्रों में विकास से संबंधित प्रयास होता है। इसमें आपके आर्थिक क्षेत्रक पहलू भी शामिल हैं, आपके सामाजिक क्षेत्रक पहलू भी शामिल हैं, आपके राजनीतिक क्षेत्रक पहलू भी शामिल हैं। क्योंकि यह क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस है और प्रोसेस लगातार चलती है हर सेक्टर में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। विकास प्रक्रिया, चूंकि विकास समग्र अवधारणा है तो विकास के कई अंशधारक होते हैं। यानी डेवलपमेंट अगर करना है तो विकास के कई अंशधारक होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक पहला जो स्टेक होल्डर्स है उसको आप कहते हो राज्य। मुख्य अभिकर्ता विकास का कौन है? राज्य। यानी राज्य और राज्य की संस्थाएं, यहां पर राज्य का संदर्भ बड़ी इकाई के रूप में समग्र देश के स्तर पर आप समझें। यानी विकास का मुख्य अभिप्रेरक एजेंसी कौन है? राज्य और राजनीतिक संस्था। क्या राज्य हर आखिरी व्यक्ति तक अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज करा सकता है क्या? एक तरफ राज्य है और एक तरफ आम नागरिक है। यानी आम नागरिक, तो राज्य की पहुंच हर आखिरी व्यक्ति तक नहीं होती, तो राज्य नागरिकों के बेहतर कल्याण में विभिन्न मध्यस्थों की भूमिका को भी स्वीकारता है। यानी एक राज्य हो गया मुख्य अभिकर्ता और एक जो अभिकर्ता है वह गैर राजकीय अभिकर्ता है, यानी जो नॉन स्टेट एक्टर है। और इन्हीं गैर राजकीय अभिकर्ता में आप किसको पढ़ते हैं? एनजीओ को, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट आदि। समझना कि विकास प्रक्रिया को सतत संचालित रखने के लिए जहां दो अभिकर्ता इसके लिए जिम्मेदार है। मुख्य अभिकर्ता कौन है? एक्टर। अभिकर्ता मतलब एक्टर। पहला राज्य और राज्य की जितनी ही स्थापित संस्था है, संगठन है, एजेंसीज है। और दूसरा गैर राजकीय अभिकर्ता, जो राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रित नहीं होते, क्योंकि राज्य हर आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। जैसे मान लो राज्य को शिक्षा प्रदान करना है तो राज्य स्कूल विद्यालय खोल सकता है, परंतु शिक्षा के लिए एक जागरूकता का भी सृजन करना है, तभी तो कोई व्यक्ति अपने बच्चियों को स्कूल या विद्यालयों की ओर प्रेरित कर पाए। तो इसके लिए एक जागरूकता सृजन या परिवर्तन के प्रति सकारात्मक सोच लाने के लिए एक एजेंसी चाहिए। यानी राजकीय अभिकर्ता के साथ साथ गैर राजकीय अभिकर्ता भी विकास प्रक्रिया में अंशधारक की भूमिका निभाते हैं। अब विकास प्रक्रिया के राजकीय अभिकर्ता आपने पॉलिटी में पढ़ रखा है। जितने भी विकास प्रक्रिया में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिशमेंट है, ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ रखा है। लेकिन जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिनका डेवलपमेंट में एक मेजर स्टेक है, उसको आपने नहीं जाना है। तो ये आपके सिलेबस में डाल दिया गया कि विकास प्रक्रिया के गैर राजकीय अभिकर्ता, और उसमें कौन कौन है बच्चों? चाहे एनजीओ हो, स्वयं सहायता समूह हो, चाहे विभिन्न समूह, दानकर्ता, ट्रस्ट आदि आपको पेपर 2 में दिया गया है। और अगर आप देखोगे तो यहां से अधिकतर सवाल प्रत्येक वर्ष कम से कम एक सवाल एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप से रहना है। अभी क्वेश्चन का भी पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो आप समझ पाए और दूसरा टॉपिक भी आप समझ पाए। चलते हैं तीसरा क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में है, यानी क्या है इस टॉपिक, थर्ड टॉपिक हमारा, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए तीसरा हमारा टॉपिक क्या है, लिखता क्या है? केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए क्या है? कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा
एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब देखिए टॉपिक में क्या रखा है, किसके लिए? अति संवेदनशील वर्ग, एक ऐसा वर्ग जिसके प्रति राज्य संवेदनशील है, जो विकास प्रक्रिया में पिछड़ा है, जो सदियों से सामाजिक अपवर्जन, बहिष्करण, भेदभाव का शिकार रहा है, जो मुख्य धारा से अलग थलग रहा है, जिनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों से वंचना मिली है, और इस कारण वह अति संवेदनशील वर्ग के रूप में सामाजिक हाशिए पर स्थित है। अब देखो अति संवेदनशील वर्ग की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। किसको किसको हम अति संवेदनशील वर्ग में रखते हैं? जैसे आप कह सकते हो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, HIV एड्स से ग्रस्त व्यक्ति, ये सभी क्या है? अति संवेदनशील वर्ग हैं, और कहीं ना कहीं इनके प्रति सदा भेदभाव होता रहा है। यानी अति संवेदनशील वर्ग जो सामाजिक हाशिए पर स्थित वर्ग है, उनके लिए करना क्या है, पढ़ना क्या है आपको? कल्याणकारी योजना कौन चला रहा है, लिखता क्या है? केंद्र एवं राज्यों द्वारा, यानी मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा, और कुछ योजनाएं जो किसी राज्य सरकार की अधिक लोकप्रिय रही है। तो केंद्र और राज्यों सरकारों द्वारा जनसंख्या के इन अति संवेदनशील वर्ग के लिए पढ़ना क्या है? कल्याणकारी योजना, जो भी उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम चलाई जा रही है, उनके बारे में आपको जानना है। इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, कि यह योजना उनको कितना प्रभावित किया है, यानी उनके विकास के लिए वो किस हद तक कारगर रहा। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, यानी जो भी अति संवेदनशील वर्ग हैं, उनकी रक्षा के लिए कौन कौन से तंत्र हैं, कौन कौन से संवैधानिक उपबंध हैं, प्रावधान हैं, और उन तंत्र के साथ साथ विधि, कौन कौन से कानून है, संस्थान है और निकाय, बॉडी, उन सब को आपको जानना है। अब देखो मैं इसकी एक रूपरेखा खींचता हूं। देखने में यह बड़ा ही आम टॉपिक लगता है, लेकिन यह बहुत विशाल टॉपिक है। खुश रहिए, कई लोग अब आ रहे हैं, कहां थे बच्चे? देखो क्या लिखता है, पहले तो अति संवेदनशील वर्ग है ना, अति संवेदनशील वर्ग। अति संवेदनशील वर्ग में कौन कौन आएगा, पहले तो आप इसको जान लें। जैसे हम कह सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, हम कह सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हम कह सकते हैं विमेन, हम कह सकते हैं चिल्ड्रन। अब ध्यान रखना, इन अति संवेदनशील वर्ग के लिए सरकार एक और शब्द का प्रयोग करती है, सुभेद्य वर्ग। सुभेद्य वर्ग, जिनको आसानी से भेदा जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है। अब देखो टॉपिक में क्या लिख दिया, अति संवेदनशील वर्ग, SC, ST, महिला, चिल्ड्रन, PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, जिसको आप दिव्यांग या विकलांग कहते हैं। इसके अलावा वृद्ध, ओल्ड, ट्रांसजेंडर, किन्नर, ट्रांसजेंडर, जिनको आप किन्नर कहते हैं, HIV एड्स या अन्य मादक द्रव्य व्यसनी, ड्रग एडिक्ट, जो भी, इनको हम क्या कहते हैं? सुभेद्य वर्ग। सुभेद्य वर्ग या अति संवेदनशील वर्ग। अब देखिए सिलेबस में लिख क्या दिया है, अति संवेदनशील वर्गों के लिख। भैया इसमें बहुत पढ़ना है आपको, महिला के बारे में, वृद्ध के बारे में, विकलांग के बारे में, अनुसूचित जाति, जनजाति के बारे में। और पढ़ना क्या है, एक बार दोबारा मैं सिलेबस रखूं तो आप समझ पाएंगे। कहता क्या है, अति संवेदनशील वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना, इन योजना का कार्य निष्पादन, इनकी रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। अब आप समझो, एक मैं रफ आपको समझाने के लिए किसी एक को उठाता हूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, वैसा सभी में पढ़ना है आपको।
यानी मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए विमेन उठाता हूं, और ऐसे ही आपको सभी, जैसे विमेन अगर हम लोग उठाएंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे, मोटे तौर पर विमेन एज अ वल्नरेबल ग्रुप, अति संवेदनशील वर्ग के रूप में। तो पहले हम क्या जानेंगे, क्यों शामिल हैं, कहां पर, अति संवेदनशील वर्ग में। फिर इनकी मुख्य समस्याएं क्या है, इसके समाधान के क्या प्रयास किए गए हैं, और समाधान के प्रयास में पहला प्रयास संवैधानिक प्रयास क्या हुआ है, यानी महिलाओं के विकास के लिए संविधान में क्या, ईडब्ल्यूएस को हम लोग नहीं शामिल करते हैं वल्नरेबल ग्रुप में, संवैधानिक प्रावधान, फिर विधिक प्रावधान, फिर संस्थागत संरचना, फिर इसके लिए कोई स्थापित अगर निकाय है, योजना, कार्यक्रम, इनके लिए नीति। अब देखो एग्जाम्पल से समझना, सिलेबस कहता क्या है, अति संवेदनशील वर्ग के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, योजना है तो उनका कार्य निष्पादन क्या रहा, कितना सफल रही, असफल रही, उसकी क्या कमियां रही, यह भी आपको पता होना चाहिए। अति संवेदनशील वर्ग में क्यों महिलाएं शामिल है, यह पता होनी चाहिए। उनकी समस्याएं क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। सिर्फ समस्या तक नहीं, आप शासन प्रशासन के स्तर पर शामिल होंगे तो समाधान हेतु आप प्रयास करेंगे। तो समाधान के लिए क्या प्रयास हैं, उसमें प्रयास संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ प्रयास विधिक हैं, कुछ संस्थागत हैं, कुछ प्रयास नीतिगत भी हो सकते हैं, पॉलिसी रिलेटेड। अलग से इसको हटा दो यहां से। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं कि महिलाओं के रक्षा एवं बेहतरी के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कि संविधान में कहां कहां महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर प्रावधान अंकित किया गया है। विधिक प्रावधान, जैसे कौन कौन से कानूनी प्रयास सरकार द्वारा महिलाओं को की समस्याओं के समाधान के क्रम में ला, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जैसे घरेलू हिंसा संरक्षण कानून, पीसीपीएनडीटी एक्ट, या अन्य जो भी एक्ट महिलाओं की समस्याओं से संबंधित है। संस्थागत संरचना कौन है, जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, निकाय, राष्ट्रीय महिला आयोग, योजनाएं, कार्यक्रम कौन कौन सी चलाई गई, जैसे एग्जाम्पल से समझे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, तमाम कार्यक्रम, उनका क्या रोल रहा, वह कार्यक्रम कितना महिला की समस्या के समाधान करने में सफल हुआ या असफल हुआ। अब देखो बच्चों, एक महिला में इतने आयाम पढ़ने हैं और अति संवेदनशील वर्ग में इतने लोग शामिल हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, महिला हो, बच्चे हो, दिव्यांग हो, सबके बारे में आपको जानकारी लेना है। तो यह टॉपिक बड़ा ही लेंदी है और प्रत्येक वर्ष कम से कम एक और अधिकतम 2 सवाल यहां से आने हैं। आगे मैं प्रश्न भी रखूंगा आपके सामने समझाने के लिए। आज पहली क्लास है, आज हम लोग सिर्फ सिलेबस और प्रश्न के पैटर्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला हमारा क्या टॉपिक है। तो ये जो अति संवेदनशील वर्ग है उससे रिलेटेड आपने देख लिया। अगला देखिए क्या है टॉपिक, कहता है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। अब देखो कहता क्या है, मानव संसाधन के 3 घटक माने जाते हैं। मानव संसाधन, पिछली क्लास में भी आपको जनसंख्या में पढ़ाया था कि मनुष्य एक संसाधन है। संसाधन किसे कहते हो, जिसके प्रयोग तथा पुनः प्रयोग से किसी वस्तु या किसी चीज का सृजन संभव हो, निर्माण संभव हो। मनुष्य भी एक संसाधन है यदि उसे कुछ मूलभूत विशेषताओं से क्या कर दिया जाए, युक्त कर दिया जाए। जैसे मूलभूत विशेषताएं क्या है, यदि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल उपलब्ध करा दिया जाए तो वह जो मनुष्य है वह एक संसाधन के रूप में तब्दील हो जाएगा। जैसे आप समझें, एक तरफ मानव है यानी मनुष्य है, वह मानव जो है वह एक मानव संसाधन में कन्वर्ट हो सकता है, परंतु संसाधन में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए,
उसको बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा दे, उनको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा या दशाएं उपलब्ध करा दे, उनको कौशल स्किल प्रोवाइड कर दे, तो ये मनुष्य क्या हो जाएगा? मानव संसाधन बढ़ जाएगा। अगर मानव संसाधन बन गया तो फिर यह करेगा क्या? तो यह मानव पूंजी का सृजन करेगा, ह्यूमन कैपिटल का, और मानव पूंजी के सृजन से किसी भी राष्ट्र या समाज का सामाजिक आर्थिक विकास क्या हो पाएगा? संभव हो पाएगा। तो सामाजिक विकास यदि आपको करना है तो आपको अपने मनुष्य को क्या करेंगे? संसाधन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। स्किल, हेल्थ एंड एजुकेशन। तीसरा क्या है? कौशल, स्किल। अब आप देखिए इस टॉपिक में क्या दिया है? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास, यानी शिक्षा स्वास्थ्य के मद में क्या क्या सरकार खर्च कर रही है, भारत में शिक्षा का प्रारूप क्या रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या भारत सरकार कार्यक्रम, योजना, नीतियां ला रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रही है कि वह एक दक्ष मानव संसाधन के निर्माण हेतु एक प्रभावी पहल कर पाए। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से संबंधित जो भी सामाजिक क्षेत्र हैं या सेवाएं हैं, उनके विकास के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। क्या इस क्रम में कोई समस्या है, कोई चुनौतियां हैं, तो उसके बारे में आपको दिया गया है इस टॉपिक में। अंतिम जो टॉपिक हम, अब देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रत्येक साल एक और अधिकतम 2 सवाल जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से आने ही आने, चाहे शिक्षा से आ जाए, कई बार तो शिक्षा से भी पूछा है और स्वास्थ्य से भी पूछा है। इसके अलावा अगला जो हमारा टॉपिक है वह गरीबी और भूख से संबंधित विषय। आपके सिलेबस में गरीबी पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी और पेपर 3 में भी है। गरीबी पढ़ पढ़कर हम गरीब हो चुके हैं। पेपर 1 में मैंने गरीबी पढ़ाते वक्त कहा था कि पेपर 2 में पढ़ाऊंगा। अब देखो कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या अंतर है गरीबी और गरीबी के अप्रोच को लेकर। जब हम बात करें जीएस पेपर 1 की, तो पेपर 1 में लिखा है गरीबी एवं विकासात्मक मुद्दे, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। और जब हम बात करें पेपर 2 की, जीएस पेपर 2 की, तो इसमें लिखा है गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, यानी गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। पहले पार्ट में आपको गरीबी अवधारणा के रूप में क्या है और उसके सामाजिक निहितार्थ क्या है, यानी गरीबी एक सामाजिक आर्थिक प्रघटना है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको गरीबी पढ़नी है। और विकास प्रक्रिया से किस प्रकार गरीबी निवारण या गरीबी को दूर करने के प्रयास हुए, ये पेपर 1 में आपको पढ़ना है। पेपर 2 में क्या लिखा है? गरीबी के साथ साथ भूख से संबंधित, यानी पॉवर्टी एंड हंगर रिलेटेड इश्यूज, कि कैसे गरीबी के कारण एक दक्ष मानव संसाधन निर्मित नहीं हो पा रहा, कैसे भूखमरी की समस्या हमारे देश में बनी है, कैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत लगातार निराशाजनक प्रदर्शन कर रहा है। तो पहले तो गरीबी को आप समझें और भूख से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, यह पेपर 2 का हमारा सिलेबस है। पेपर 3 में भी आप गरीबी पढ़ते हैं, अवधारणा, गरीबी के निवारण के अप्रोच, विभिन्न सिद्धांत वगैरह। तो ये जो पेपर 1 और पेपर 1 में मैंने पढ़ाते वक्त क्या कहा था आपको कि पेपर 1 और 2 को एक साथ क्लब करके हम लोग पढ़ लेंगे। एक टॉपिक मैंने पेपर 1 में और आपको छोड़ा था और मैंने कहा था सामाजिक सशक्तिकरण हम लोग पेपर 2 में पढ़ेंगे। याद करिए, अगर आपको याद हो, आपको लगा होगा उस समय कि सर ने नहीं पढ़ाया, और मैंने कहा था कि सोशल एम्पावरमेंट आपको किनके सामाजिक सशक्तिकरण की बात होगी, जो लोग ऑलरेडी सक्षम हैं, सशक्त हैं, उन्हीं को मजबूत करना, या जो समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित वर्ग हैं उनको सशक्त बनाना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से।
तो सशक्तिकरण के प्रयास की आवश्यकता मुख्य रूप से किसके लिए है? सभी के साथ साथ अति संवेदनशील वर्ग को आपको अधिक इनके सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो जब हम अति संवेदनशील वर्ग का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहीं पर सामाजिक सशक्तिकरण संबंधित बातों को हाईलाइट करेंगे कि सामाजिक सशक्तिकरण एक अवधारणा के रूप में क्या है, इसके घटक क्या है, वगैरह वगैरह। क्लियर हुआ कि सिलेबस क्या रिक्वायरमेंट रखता है। अब एक बार पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहता है और अधिकतर प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन, जैसे पहला जो टॉपिक है क्या है? सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्र में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन। और देखो इस टॉपिक से सामान्यतः एक प्रश्न या कभी कभी टॉपिक 1 और 2 को मिलाकर प्रश्न बनाता है, यानी एक क्वेश्चन मिनिमम। और ये जो दूसरा है इसमें पहला पार्ट जो है विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, इससे एक सवाल और एक सवाल एनजीओ या स्वयं सहायता समूह, यानी सेकेंड टॉपिक से 2 सवाल बनता रहा है। पहले पार्ट में एक सवाल अधिकतर बार, कई बार 2 भी बना है, लेकिन मिनिमम एक सवाल यहां से आने हैं। और जो ये टॉपिक नंबर 2 है इसमें एनजीओ और स्वयं सहायता समूह, शायद ही कोई साल हुआ है जिस साल एनजीओ या स्वयं सहायता समूह से सवाल नहीं बना हो। किसी किसी साल तो दोनों से ही सवाल बन गया है। यानी 2 क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2, स्टेक होल्डर जो नॉन स्टेट एक्टर है उसमें एनजीओ या स्वयं सहायता समूह से सवाल बनता है। अगला जो टॉपिक है वह अति संवेदनशील वर्ग है। यहां से मिनिमम एक सवाल और यहां से भी किसी किसी वर्ष 2 सवाल का ट्रेंड रहा है। जैसे इसी साल 2022 में दिव्यांगों से रिलेटेड सवाल पूछा। अभी मैं रखूंगा प्रश्न भी ताकि आपको पता चले किस टॉपिक से सवाल है। अगला टॉपिक हम आते हैं कौन सा? स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन। यहां पर 2 सवाल यहां से भी आने ही आने हैं, हेल्थ से या एजुकेशन से या कई बार दोनों से। गरीबी और भूख से संबंधित विषय से किसी किसी बार एक सवाल पूछ लिया जाता है। हमारे पढ़ने के क्रम में हम सभी टॉपिक को सामान्य दृष्टिकोण से पहले इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, परंतु कंपैरेटिवली हम टॉपिक नंबर 2, 3 और 4 को थोड़ा अधिक एम्फेसिस देंगे क्योंकि इससे अधिक प्रश्न की संख्या है। जैसे मैं अब आपको रखूं, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, कई बार हो सकता है 2 की जगह 1 ही पूछ दिया जाए। एक बार मैं क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी, यूपीपीसीएस में थोड़ा क्वेश्चन यहां से कम रहता है, 5 के आसपास, 8 नहीं रहता, लेकिन आईएएस में तो 6 से कम सवाल कभी नहीं रहे हैं। अभी मैं सवाल भी आपके सामने रखूंगा, इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल रहेगा ताकि आप हर टॉपिक को पढ़ते वक्त उस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लिया करें। जैसे हम लोग, अगर आपको याद हो, पेपर 1 में भी हमने किया था कि अगर धर्मनिरपेक्षता पढ़ा तो उससे संबंधित जितने प्रश्न है उसको एक जगह, संभावित क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो आपका मोटे तौर पर ये जो है प्रश्न पूछने का तरीका है। थोड़ा सा हम लोग प्रश्न के अप्रोच को पहले देख लें, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी सामाजिक न्याय में, सोशल जस्टिस में नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है, प्रश्न का स्वभाव क्या रहता है। पहला जो प्रकार प्रश्न का है उसमें अवधारणात्मक स्पष्टता की रिक्वायरमेंट आपसे रहती है। दूसरे पार्ट में अवधारणा प्लस व्यवहारिक आयाम, यानी उस अवधारणा के साथ साथ क्या व्यावहारिक समस्याएं हैं या उससे संबंधित क्या व्यावहारिक समस्याएं हैं, उससे संबंधित सवाल रहेगा। तीसरे पार्ट में आपको कोई भी कंसेप्ट भी पूछता है, अवधारणा भी, उसका व्यावहारिक संदर्भ भी और
उसके साथ साथ समकालीन या समसामयिक जो भी घटनाक्रम है उन तीनों को प्रश्न जोड़कर बनाता है। अब देखो यहां पर अवधारणात्मक स्पष्टता से बहुत कम सवाल पूछता है, 20%। अधिकतर सवाल जो है यहां पर अगर आप देखें तो लगभग 50% सवाल अवधारणा प्लस व्यवहारिक डायमेंशन में प्रश्न पूछता है। कुछ कंटेम्पररी सोशल इश्यूज या पॉलिटिकल इश्यूज जो उस टॉपिक से जुड़ जाते हैं उसके मद्देनजर पूछता है। हो सकता है किसी वर्ष यहां से 40% आ जाए और यहां से, लेकिन एक बात तो तय है कि बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सवाल यहां से कम बनते हैं न्याय में, सामाजिक न्याय के खंड में। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा तो आप समझ पाएंगे कि सही में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे आपकी सुविधा के लिए मैं 2022 का प्रश्न रखता हूं जो लास्ट मेंस एग्जाम हुआ है। देखिए कि उसमें प्रश्न कैसे पूछा गया है। कुछ कार्यक्रम आधारित प्रश्न भी रहते हैं, अभी आएंगे। जो अभी आपको बताया ना कि कुछ कंटेम्पररी इश्यूज से सवाल रहते हैं। जैसे देखो प्रश्न क्या पूछता है, भारत सरकार के द्वारा अभी जो गति शक्ति योजना बहुत न्यूज में रही को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य एक सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना करें। गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी। विकास प्रक्रिया विकास उद्योग आपका टॉपिक है, तो विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, और पहला है सरकारी नीतियां और विकास के लिए हस्तक्षेप। तो पहले और दूसरे दोनों टॉपिक से यह जुड़ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल करंट बेस्ड टॉपिक है, और गति शक्ति योजना आप जानते ही एक प्रधानमंत्री के द्वारा जब लाई गई कितना न्यूज में रहा है। दूसरा प्रश्न उठाते हैं। सिर्फ मैं प्रश्न आज रख रहा हूं, बता तो रहा हूं, अभी आ रहा हूं उस पर भी। दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है, टिप्पणी करें, है ना। अब देखो ये जो दिव्यांग जन अधिकार कानून है इससे 3 सालों में 2 बार प्रश्न यूपीएससी ने पूछ दिया, क्योंकि बार बार अति संवेदनशील वर्ग में कुछ वर्ग हैं जो नीतिगत प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्तर पर हैं, चाहे वह दिव्यांग जन हो अभी वर्तमान में, अनुसूचित जनजातियां हो और किन्नर हो। इन सब को लेकर पिछले 4-5 सालों में बहुत अधिक न्यूज में ये घटनाएं रही है। तो जो हमारा टॉपिक नंबर 3 था, केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, तो दिव्यांगता या दिव्यांग वर्ग कहां है, अति संवेदनशील वर्ग के रूप में है। तो यह प्रश्न अब देखिए कैसे व्यवहारिक प्रश्न है। कहता है कि मान लीजिए आपने दिव्यांगजन अधिकार कानून बना दिया और विकलांगों को 3 से बढ़ाकर 4% रिजर्वेशन कर दिया, कई सुविधाएं या उनके प्रति भेदभाव को रोकने के लिए उनके द्वारा बताए गए समस्याओं या शिकायतों के आधार पर किसी के विरुद्ध कार्रवाई कर दें। परंतु यदि सरकारी पदाधिकारी या नागरिक संवेदनशील ही न हो, दिव्यांग जनों के प्रति वह संवेदनशील ही न हो, तो कानूनी प्रावधान सिर्फ क्या होगा, वह एक दस्तावेज ही बनकर रह जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं दिव्यांग जनों के प्रति संवेदना सरकार के स्तर पर भी और आम नागरिकों के स्तर पर भी यह संवेदनशीलता की मांग करती है, ताकि हम इस दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वित कर पाए। टॉपिक नंबर 3 क्वेश्चन पूछा। अब देखो ये प्रश्न टफ है क्या, नहीं है, चलते हैं। दोनों प्रश्न करंट बेस्ड लगभग है। तीसरा है, कहता है कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है।
अब देखिए सवाल क्या कहता है। मैंने आपको आते के साथ क्या कहा कि इसमें बहुत सारे सवाल अंतर विषयक दृष्टिकोण से रहते हैं। अंतर विषयक दृष्टिकोण मतलब जस्टिस को इकोनॉमी से क्लब करके सवाल रहेगा, न्याय का एक राजनीतिक संदर्भ भी है, तो सामाजिक न्याय को कहीं न कहीं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जोड़कर सवाल बना देगा, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय को क्लब करके सवाल बना देगा। यानी यहां अंतर विषयक दृष्टिकोण जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो कई सवाल इकोनॉमिक्स से क्लब हो जाएंगे, कई सवाल पॉलिटी से, और कई सवाल सोशल इशू वाले पहले टॉपिक सोसाइटी से क्लब हो जाएंगे। अब यहां कह क्या रहा है कि कल्याणकारी योजना के अलावा करना क्या है, भारत को समाज के जो भी वंचित वर्ग और गरीबों की सेवा के लिए क्या करना होगा, इन्फ्लेशन पर चेक करना होगा और बेरोजगारी का कुशल प्रबंधन। अगर इन्फ्लेशन पर चेक नहीं करेंगे तो बाजार में महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो तमाम प्रकार से समस्याएं, कहीं ना कहीं इकोनॉमी और सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस को क्लब करके सवाल बनाया। अब देखो ऐसे सवाल कोई कोचिंग या शिक्षक आपको नहीं पढ़ा सकता, ईमानदारी से यहां से बता रहा हूं। ऐसे सवाल को करने के लिए आपको एक अपनी समझ रखनी होगी। जो आपने अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पढ़ा है और सामाजिक मुद्दों में आपने बेरोजगारी पढ़ा है, दोनों को क्लब करके लिखने की कला आपको अपने पार्ट पे डेवलप करनी होगी, क्योंकि व्यवहारिक आयाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। अब देखिए ये सवाल कहां से आ गया, गरीबी और अति संवेदनशील दोनों टॉपिक से क्लब हो जाता है। आगे एक सवाल, ये सभी सवाल 2022 के हैं, अंतिम मुख्य परीक्षा के। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। Do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? टॉपिक नंबर 2 क्या है आपका, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। विकास उद्योग में आपको अंशधारक पढ़ने हैं, उसमें राजकीय अभिकर्ता भी है और गैर राजकीय अभिकर्ता। गैर राजकीय अभिकर्ता में बहुत सारे डोनर एजेंसीज के भरोसे हैं, जैसे एनजीओ। एनजीओ फंड के लिए किस पर निर्भर है, किसी सरकारी संस्था पर, निजी क्षेत्र के लोगों पर या अन्य लोगों पर। अब अगर ऐसी स्थिति में उनके पास स्वयं के संचालन के लिए, राजस्व संग्रहण के लिए अधिकार नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वह जो भी उनको दान देने वाले हैं उन पर निर्भर हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी एक तरफ फंडिंग में भी पार्टिसिपेटरी हो जाएगी और यहां भी, यानी ये जो टॉपिक है, यानी टॉपिक नंबर 2 से एक सवाल बना है। अब देखो ये भी सवाल बिल्कुल पढ़ाते वक्त एनजीओ की कमियां क्या है, हम लोग जब पढ़ाते हैं वहां पर यह लगते हैं कि एनजीओ कहीं ना कहीं वित्तीय प्रबंधन हेतु दान पर, चंदे पर, इन सब पर निर्भर है, या सरकारी महकमों पर या निजी क्षेत्रों पर। ऐसी स्थिति में एनजीओ को अपने कार्य संचालन में विविध स्तरों पर बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सामुदायिक भागीदारी के महत्व को कैसे घटाती है, कहीं ना कहीं वो किस पर निर्भर है, दाता अभिकरणों पर, है ना। ठीक है, चलते हैं 5वां सवाल देखते हैं क्या है। स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपर्याप्त है, विश्लेषण करें। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 remains inadequate in promoting incentive based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling। मान लीजिए आपने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून पास कर दिया, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे स्कूल में
निशुल्क शिक्षा लेंगे और अनिवार्य राज्य का यह दायित्व होगा कि वह उन्हें प्रदान करे, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट की बात होगी। परंतु स्कूल को लेकर जागरूकता ही नहीं है। स्कूल की क्या उपादेयता है, क्या महत्व है, ये उसके बारे में पता ही नहीं है मां बाप को, अभिभावक को या समाज के बड़े वर्ग को। ऐसी स्थिति में क्या सिर्फ कानून बना देने से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति संभव है क्या? अब देखो, ये प्रश्न कैसा है, बिल्कुल अप्लाइड प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है। किसी भी किताब में यह बात आप नहीं पढ़ पाएंगे, किसी भी नोट्स में नहीं पढ़ पाएंगे। क्या सिर्फ कानून बना देना विभिन्न समस्या का समाधान है क्या? मान लो दहेज प्रतिषेध कानून बना दिया, फिर भी आज भी दहेज के मामले हैं। जब तक समाज के स्तर पर दहेज को लेकर एक नकारात्मक सोच या जागरूकता नहीं आएगी, तब तक दहेज खत्म नहीं होगा। यही बात विभिन्न विधानों पर है। तो इसमें आपको जानना क्या होगा, पहले तो निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा कानून क्या है, कहता है, वो भी जानना होगा। फिर आपको जागरूकता उत्पन्न किए बिना कैसे सिर्फ स्कूल में कैसे बच्चे आएंगे, उसमें समस्या क्या है, ये बात आपको लिखनी है। अब देखो कैसे प्रश्न है बच्चों, देखकर आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रश्न किसी किताब में संभवतः नहीं मिलेंगे। ये सामान्य बोध के आधार पर, व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर ही आप प्रश्न लिख सकते हैं। एक बार 2021 का भी एक दो सवाल रख दूं ताकि आपका इंटरेस्ट पैदा रहे। देखिए 2021 का एक सवाल, एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। कहता क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता है कि वो अपने नागरिकों को क्या करे, बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करे। हर कल्याणकारी राज्य की यह नैतिक अनिवार्यता है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास, सतत विकास, जिसको आप कहते हैं निरंतर विकास, उसकी एक आवश्यक और पूर्व शर्त है। किस टॉपिक से है प्रश्न? बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड है और चीजों को जोड़ने की कला पर है। स्वास्थ्य के चैप्टर से प्रश्न पूछा है। एक आधा सवाल और ले लेते हैं, वैसे तो मैं हर टॉपिक का सवाल रखूंगा। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए कमाना, अर्न व्हाइल यू लर्न की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है। अब देखो ये कहां से सवाल है, एजुकेशन से, जो टॉपिक नंबर हमारा 4th है। यानी टॉपिक नंबर 4th से अगर आप देखें तो 2 सवाल आ गए, है ना। फिर एक आधा 2 साल का बस सवाल मैं लेता हूं, झलकियां, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके सवाल को सामने रखेंगे। क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म वित्त प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? स्पष्ट करें किस चीज को? स्वयं सहायता समूह को माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्त को प्रदान कर उनको आर्थिक मदद देकर क्या करना है? लैंगिक असमानता, जो लिंग आधारित भेदभाव है, असमानता है, गरीबी और कुपोषण का दुष्चक्र है, इसको तोड़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं यह रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड प्रश्न है। कॉमन सेंस पर आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है। जो टॉपिक नंबर हमारा 2nd है वहां से यह सवाल है। 2021 के सवाल को देख रहे हैं। 4था सवाल, यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। देखो क्या कहा था, 4-4 लाइन का सवाल है। प्रश्न को पढ़ते वक्त ही एग्जाम में आपको 2-3 मिनट तो पढ़ने में चला जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी भूमिका है और पूछा बहुत सरल सी बात है कि यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक सिद्ध होते हैं? अभी अभी मैं क्या कह रहा था, अंतर विषयक दृष्टिकोण। अब देखो बच्चों, ये सोसाइटी और जस्टिस को कैसे ब्लेंड करके सवाल बनाया है। हमने जब नारीवादी आंदोलन पढ़ा था तो उसमें क्या कमी रखा था, एक कि कहीं ना कहीं नारीवादी आंदोलन के प्रति समाज का रुख क्या है, पैट्रियार्कल ही है। तो वही कहता है कि नारीवादी जो आंदोलन है उसके प्रति समाज का दृष्टिकोण क्या है, पितृसत्तात्मक रहा है।
महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को छोड़कर आपको और क्या बताने हैं कि अन्य कौन कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में, कौन से परिवेश, ये जो पितृसत्तात्मक परिवेश है जहां पर महिला के जीवन से जुड़े मुद्दों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसको है, किसी न किसी पुरुष को है, वह कौन कौन सा हस्तक्षेप है जो ऐसी परिवेश को परिवर्तित कर सकता था। अब देखिए, अति संवेदनशील वर्ग के रूप में महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड टॉपिक से एक सवाल है। देखो चौथा सवाल 2021 का, 2021 में पांचवा सवाल, क्या ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित उत्तर दें। ये कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर 4, एजुकेशन से रिलेटेड। कहता क्या है, डिजिटल जो इलिटरेसी है, जो निरक्षरता है, डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अल्प उपलब्धता के साथ, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, पहले तो क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की का पेनिट्रेशन कम है, अल्प उपलब्धता है, सीमित उपलब्ध है, और अगर उपलब्ध भी है तो लोग को डिजिटल एजुकेशन ही नहीं है, यानी कहीं ना कहीं डिजिटल साक्षरता ही नहीं है। तो इसके कारण सामाजिक आर्थिक विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल व्यवहारिक सवाल है। अगर आप सिंपली डिजिटल इलिटरेसी समझते हैं तो इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये किस प्रकार के इंसाइट की रिक्वायरमेंट है। प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, प्रश्न अधिकतर व्यवहारिक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बस एक और देख लेते हैं। क्या नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन एनजीओ आम नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना करें। ये जो टॉपिक नंबर 2 है, देखो 3 सवाल उससे आ गए कि क्या सिविल सोसाइटी और एनजीओ दोनों मिलकर जो नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए जो भी लोक सेवा प्रदायगी है, यानी पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो मैकेनिज्म है, उसका एक गवर्नमेंट की अल्टरनेटिव एजेंसीज बन सकती है क्या, और अगर बनता है तो इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, ये आपको लिखना। बिल्कुल यहां पर बहुत सारी चीजों को क्लब करके, अभी आ रहे हैं लास्ट में वही तो बताएंगे कि करना क्या है। देखो 6 सवाल अन्य विषयों, अन्य वर्षों के प्रश्न मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां रख दिए हैं, जिसमें आप मोटे तौर पर देख सकते हो 2020 से लेकर अंतिम सवाल आप देखें 2013 तक का, अब तक जस्टिस का क्या सवाल रहा है, वो सब आपको पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगा। देखिए 2013 आपको दिखाने के लिए कि 2013 तक में जब से सिलेबस परिवर्तन के बाद जस्टिस से रिलेटेड सवाल पूछा है, तब तक का हमने यहां पर एक रूपरेखा रख दी है, प्रश्नों को रख दिया है। थोड़ा सा हम स्रोत क्या इस्तेमाल करें और अप्रोच क्या इस्तेमाल करें, इसकी चर्चा अभी कर लेते हैं कि हमारे रिसोर्स क्या होने चाहिए और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। पहले अप्रोच की बात करते हैं जस्टिस पढ़ने का। हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम सामाजिक न्याय के सवालों को कैसे इसका सामना करें। तो पहली बात, सामाजिक न्याय का उत्तर लिखते वक्त आपको 3 पक्षों के मध्य संतुलन रखना होगा। एक सामाजिक पक्ष, दूसरा आर्थिक पक्ष और तीसरा राजनीतिक पक्ष। इन तीनों के मध्य एक बैलेंस के आधार पर ही आप सामाजिक न्याय के उत्तर को लिख पाएंगे। यानी जस्टिस में अगर अप्रोच के पार्ट पर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, इन तीनों अप्रोच को मिलाकर आपको अपने उत्तर को लिखना पड़ेगा। यहां पर बिना अंतर विषयक दृष्टिकोण के आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। अंतर विषयक दृष्टिकोण बता ही चुका हूं कि सामाजिक न्याय प्लस पॉलिटी, सामाजिक न्याय प्लस इकोनॉमिक्स रिलेटेड, सामाजिक न्याय प्लस
भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, यानी कहीं ना कहीं कई बार सामाजिक न्याय और नीति शास्त्र भी आपसे जोड़कर सवाल बना रहा है। कहीं ना कहीं अंतर विषयक दृष्टिकोण के अंतर्गत आपको सामाजिक किसी भी चीज, घटना, पक्ष पढ़ते वक्त उसके सामाजिक आयाम, उसके राजनीतिक आयाम, उसके आर्थिक संदर्भ, इन तीनों के बारे में एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि न्याय की जो है एक तरह से राजनीतिक आदर्श है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो आदर्श है वह भी जुड़ जाएगा। सामाजिक क्षेत्र के लिए न्याय जो है सामाजिक दशाओं के लिए ही तो न्याय की उत्पत्ति हुई है, तो न्याय और बिना आर्थिक न्याय के कोई भी न्याय संभव नहीं है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों परिदृश्य इसमें चाहिए। कल की क्लास में उसको हम लोग देखेंगे। किताब कौन पढ़नी है, स्रोत क्या है, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है। एक भी कोई ऐसी किताब मार्केट में अब तक मुझे तो नहीं दिखाई पड़ी जो सामाजिक न्याय की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती। जस्टिस बड़ा ही टिपिकल एक टॉपिक है इसमें, इसके लिए कोई भी एक किताब आप नहीं पढ़ेंगे। जैसे सोसाइटी में आपको कह देता था कि एनसीईआरटी, तो हम सामाजिक न्याय का स्रोत क्या होगा, इसके लिए हम रिसोर्स क्या यूज करें, सामाजिक न्याय का स्रोत क्या इस्तेमाल करें। पहले तो इसमें आपको कुछ एनसीईआरटी रास्ता दिखाएगी। कुछ एनसीईआरटी जैसे कक्षा 11 की नई वाली, क्लास 11th की जो राजनीतिक सिद्धांत है, आज आप लोग सारे इसको पढ़ेंगे। इसमें सामाजिक न्याय का एक चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि कल की क्लास में आपको समस्या ना हो। तो पहले तो एनसीईआरटी में कक्षा 11 में पॉलिटिकल थियरी, अब देख लेना 11 है या 12 है, कुछ हो सकता है 12 हो, लेकिन मुझे लगता है 11 की है किताब। तो राजनीतिक सिद्धांत, इस किताब को पढ़ें। स्रोत के रूप में आपको भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की रिपोर्ट आपको पढ़नी होगी और उनसे संबंधित आंकड़ों को देखना होगा। जैसे कौन कौन से मंत्रालय, तो पहला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। दूसरा जनजातीय मामलों का मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, अब मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। ये आप सोर्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और भी एक दो, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसमें भी सबसे बेस्ट स्रोत विगत 2 वर्ष के योजना जो मैगजीन आती है, पत्रिका जो पब्लिकेशन डिवीजन की है, इसके विगत 2 वर्षों के अंक, और 2 वर्षों के अंक में कौन कौन से जो सामाजिक न्याय के सिलेबस से जुड़ जाते हैं, जैसे अति संवेदनशील वर्ग, दिव्यांग जन, शिक्षा, इन सब पर योजना का अंक आता है। क्लास जो है इसमें लगभग 18 से 20 क्लासेस होंगी, लगभग 40 घंटे के अंतर्गत ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो योजना पत्रिका जरूर पढ़ें। कुरुक्षेत्र मैगजीन जो आती है, उसका जो अंक एनजीओ या ग्रामीण विकास या नारी सशक्तिकरण या ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित है, वो अंक खरीदेंगे आप। इसके अलावा पीआईबी को आपको रिपोर्ट देखना होगा। नीति आयोग की वेबसाइट पर कई रिपोर्ट है सामाजिक क्षेत्र व्यय को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य के मद में सरकार ने क्या खर्च किया है। इवन जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें मानव संसाधन से संबंधित एक टॉपिक रहता है, उसको आपको पढ़ना होगा। जैसे मैं और स्रोत की बात करूं तो आप इंडिया ईयर बुक सब लोग पढ़ते हैं।
इंडिया ईयर बुक में आप 2-3 चैप्टर को जरूर पढ़ें। जैसे कल्याण एक चैप्टर रहता है, उसके बाद ग्रामीण विकास का टॉपिक हो सकता है नाम चेंज कर दे, आयोजना का, शिक्षा से संबंधित टॉपिक, शिक्षा एवं वैज्ञानिक प्रगति करके पहले आता था, देख लेना टॉपिक, वैज्ञानिक प्रगति या विकास करके कुछ लिखता है, और स्वास्थ्य। ये यहां से स्रोत आप इस्तेमाल करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में भी देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अधिक से अधिक आपको रिसोर्स यूटिलाइज करने पड़ेंगे। 1-2 स्रोत कहीं से भी आप पढ़ लेंगे नहीं पर्याप्त है। इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव विकास से रिलेटेड है, आपको यह टॉपिक पढ़ना होगा। कुछ संकेतक, कुछ इंडेक्स आपको याद रखने होंगे, जैसे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये सब मैं क्लास में करा दूंगा, है ना। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जो गोल्स हैं, SDG, उन SDG गोल्स को आपको देखना है। जेंडर गैप इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब मेरे पाले में रखने दो। कुछ करंट बेस्ड जो है आप अपने से बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो इन सब स्रोत को इस्तेमाल करके आपके सामने रखूंगा, है ना। कुछ बातें और मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो टॉपिक होगा इसमें पहली 2 क्लासेस जो होगी वो दर्शन की होगी, तो बच्चे दिमाग शांत और धैर्य पूर्वक सुनना है लेक्चर को। जैसे न्याय एक राजनीतिक अवधारणा है, तो न्याय के राजनीतिक पक्ष क्या है ना। जैसे न्याय का कुछ दर्शन भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये जो सामाजिक न्याय की विचारधारा है ये कहां से आई, प्लेटो का दर्शन क्या था, अरस्तु का क्या था, उदारवादियों ने क्या कहा, जॉन रॉल्स ने क्या कहा, फिर जो है न्याय का समकालीन स्वरूप गांधी का क्या है, अंबेडकर का क्या है, संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय का की जो अवधारणा है उसका संदर्भ क्या है। यानी जो पहली 2 क्लासेस होगी थोड़ा दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा, तो पहले से ही दिमाग को तैयार रखना है ना। उसको सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा, लेकिन थोड़ा दर्शन है, क्योंकि तभी तो आप समझ पाएंगे कि सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है वह क्या है, उसके पीछे मूल मंत्र क्या है ना। तो थोड़ा न्याय का दार्शनिक पक्ष समझेंगे, न्याय का सामाजिक पक्ष समझेंगे और न्याय का राजनीतिक संदर्भ समझेंगे। फिर संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा किस रूप में आई है, फिर थोड़ा सा अंबेडकर की सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चर्चा करेंगे, कुछ गांधीयन फिलॉसफी के बारे में। तो पहली 2 क्लासेस थोड़ा शांत चित्त से और अधिक प्रश्न बिना पूछे, है ना। तो पहले कम से कम प्रश्न पूछना है, पहले थोड़ा ध्यान केंद्रित करना है। तो कल की क्लास समझने के लिए आज आपको होमवर्क मैं देकर जा रहा हूं कि राजनीतिक सिद्धांत में न्याय वाला जो चैप्टर है, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ये जो 2-3 टॉपिक हैं उसको एक बार रीडिंग मार लेना, और खास करके समानता और सामाजिक न्याय वाला जो टॉपिक है इस 2 को आप पढ़कर आएंगे तो कल की क्लास आपको मजा आएगा समझने में, है ना। इन्हीं क्वेरी, आज जो भी अन्य क्वेरी है वो आप पूछ लें, है ना, क्योंकि खतरनाक सब्जेक्ट युवराज कुछ नहीं होता है, ऐसे ही IAS नहीं बन जाओगे बेटा। पूरे जिले, पूरे देश का भार आपके कंधों पर है, तो खतरनाक नहीं है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन समझना है आराम आराम से। क्षेत्रवाद मैं नहीं पढ़ाया हूं, 1000 हमारे बच्चों ने पूछ दिया, मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी, उसको मैं कंप्लीट करके जाऊंगा, है ना। तो आप वो मेरे ऊपर छोड़ दो। अब मैं आ गया हूं तो किसी एक दिन मैं जस्टिस के अलावा क्षेत्रवाद का क्लास लेकर जो है वो पढ़ा दूंगा। कहां से पढ़ेंगे वो थोड़ा आज मेरे ऊपर छोड़ो ना। हाँ बिल्कुल अंजलि, ये 20 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अभी जस्टिस की क्लास के दौरान ही किसी दिन मैं करा दूंगा। अब इससे रिलेटेड सवाल कोई मत पूछना कि क्षेत्रवाद छूट गया है वो, है ना।
रोज इसी समय में, अभी तो फिलहाल यही क्लास की टाइमिंग है, 4 बजे की ही है। थोड़ी मेरी व्यस्तता बढ़ गई है, इस वजह से क्लास का टाइमिंग जो है वो थोड़ा आप लोग की को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक नए भार में मैं आ गया हूं। यूपी में अब असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी मेरा चयन हो चुका है, तो थोड़ा सा समय को अब एडजस्ट करना होगा, है ना। तो यूपी गवर्नमेंट में तो थोड़ी सी उसके लिए आपको मेरे सुविधानुसार थोड़ा आपको कॉपरेट करना होगा, है ना। जस्टिस की क्लास आपको क्लियर रहेगी, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो निश्चिंत रहें। जैसे सोसाइटी की क्लास मजेदार रही, समझ पाए आप। रिपोर्ट वगैरह मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। एनुअल रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट में आपको जो बातें आपके सिलेबस से जुड़ती हैं उसको हम बताएंगे, ठीक है ना, वो मेरा काम है। लेकिन अगर आपको 1-2 एक्स्ट्रा कुछ पढ़नी हो तो आप चाहे तो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट की मोटाई पर नहीं जाना है। हाँ, धन्यवाद। अभी कॉलेज नहीं मिला है, ज्वाइनिंग अभी बाकी है ना। उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग अभी बाकी है, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ही है ना, तो वो मिलेगा, अभी उसकी सूचना आएगी जल्दी। बुक कोई भी इसके लिए नहीं होता है बेटा। इसके लिए जो भी क्लास है, क्लास आपको इतना अब तक पिछले 10 सालों से कराता आया हूं और बच्चों को कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती, है ना। तो कल हम लोग न्याय का राजनीतिक संदर्भ, दार्शनिक पक्ष थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल बनेगा काजल, क्यों नहीं बनेगा। इंडियन सोसाइटी जस्टिस में भी बनेगा, है ना। इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पढ़ना है। एनसीईआरटी क्लास 11th राजनीतिक सिद्धांत वाला जो बुकलेट है उससे पढ़ना है टॉपिक, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए। आज मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा था पाठ्यक्रम क्या है, क्या पढ़ना है, अप्रोच क्या होगा, है ना। क्रिटिकल वर्ड मैं बताऊंगा कि आलोचना किसको कहते, समालोचना किसको कहते, समीक्षा किसे, सब बताऊंगा। अभी तो पहली क्लास है, मुझे 2-4 नाम पता नहीं क्यों नए लग रहे हैं, अधिकतर तो नाम वही पुराने हैं। हाँ ठीक है ना। तो जिनको अब कल से हम लोग, हाँ ठीक है विशाल, थैंक यू, आप सबका भी सहयोग बहुत रहा है। तो कल की कक्षा में हम लोग मिलते हैं नए न्याय के दार्शनिक पक्ष के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है श्रेया, सोनाली, ठीक है सबको। एनसीईआरटी, अब ये क्या, अब एनसीईआरटी मैं कैसे अपलोड। श्रेया आप जाओगे गूगल पे, सिंपली लिखो और जस्टिस पढ़ लोगे तो सोसाइटी भी और आसान लगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू।